आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर शेल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कैसे शेल मॉडल में कौन कौन से पोटेंशियल जो है इंट्रोड्यूस किए गए और कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हम ये भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कैसे आप एनर्जी लेवल को क्रैम्प कर सकते हो और कौन से फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको इसमें याद करने हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CSIR नेट। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। देखिए, जो ये आइडिया लिया गया वो एटॉमिक शेल मॉडल से लिया गया है, जहाँ पे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं किसी भी एटम में, और वहाँ से आप एक मैजिक नंबर निकल के आता है, जैसे 2, 10, 18, 36, 54। मैजिक नंबर क्या है कि एक जब आप इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में अरेंज करते हैं तो वहाँ पे एक शेल जहाँ पे किसी पर्टिकुलर नंबर पे जब के कंप्लीट हो जाती है ना, तो और वो बहुत स्टेबल होती है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हीलियम, नियोन, आर्गन इनर्ट गैसेज हैं और ये बहुत स्टेबल है ना, हाईली स्टेबल है। तो ये जो आपका एटॉमिक शेल मॉडल है उसके लिए मैजिक नंबर है। सिमिलर मैनर में कहा गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं एटम में, ऐसे ही जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होंगे। उसी मैनर में जैसे कि यहाँ पे आपके मैजिक नंबर निकल के आए, यहाँ पे भी मैजिक नंबर निकल के आए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया है कि 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये क्या है, मैजिक नंबर है। अब यहाँ पे एविडेंस देखें अगर हम कि क्या एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो पहला है कि जो न्यूक्लियाई ये मैजिक नंबर रखते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियॉन आपने देखा होगा, तो वहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन की जो एकदम सडन पीक आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में, यहाँ पे इसके हीलियम में एकदम से पीक आ गई, सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन में एकदम से पीक आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आसपास इसके जो नियर बाय एटम्स है, नियर बाय न्यूक्लियाई हैं, उनके कंपैरिजन में हीलियम और ऑक्सीजन में एकदम से पीक आपको ऑब्जर्व होती है। और हीलियम में आप देख सकते हैं डबली मैजिक नंबर है, 2, 2 है ना, 2 प्रोटॉन है और 2 ही आपके न्यूट्रॉन है, तो डबली मैजिक नंबर ये है। तो इस वजह से ये क्या है, हाईली स्टेबल है। सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन में क्या है, 8, 8, तो ये भी क्या है, डबली मैजिक नंबर है। तो इस वजह से इनमें एकदम से आपको पीक नज़र आती है। नेक्स्ट अगर देखें कि जो न्यूक्लियाई आपके जो है मैजिक नंबर रखते हैं, उनके आइसोटोन्स जो होते हैं उनका नंबर भी लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का अगर देखें, ये डबली मैजिक नंबर, प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन 20 है और इसके 6 स्टेबल आइसोटोप्स है। सिमिलर मैनर में टिन का देखें तो इसका एक सिंगल मैजिक नंबर है 50 और इसके 10 स्टेबल आइसोटोप्स है। ऐसी तरीके से आइसोटोन्स का आप देख सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैजिक नंबर 82 हो वो सबसे ज़्यादा आइसोटोन रखेंगे, देन 50, देन 20, यानी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके पास मैजिक नंबर है, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो रेडियो एक्टिविटी डीके सीरीज से आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 4 मेन सीरीज जो आपकी होती है, यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम, ये 3 सीरीज आपकी स्टॉप होती हैं लेड पे। लेड के पास डबल मैजिक नंबर है, प्रोटॉन 82 और न्यूट्रॉन क्या है 126। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट भी इनका नियरली 0 होता है, क्योंकि जो स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है नियरली इनका स्फेरिकल होता है। तो इस वजह से इनका क्वाड्र पोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्र पोल मोमेंट, या तो बहुत कम होगा या तो 0 होता है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है फॉर न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो भी बहुत लो होता है फॉर मैजिक न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो पोटेंशियल लिया गया, देखिए जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर थी यानी एटॉमिक शेल मॉडल था, उसमें तो हमें पता है कि वहाँ पे जो पोटेंशियल लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल कौन सा होगा, कोलम्बिक पोटेंशियल होगा। नॉन पोटेंशियल है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने सोल्व की और आपके पास एनर्जी लेवल आ गया। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच में कैसा पोटेंशियल लग रहा है। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड लिए गए कि इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल पहले पिक किया गया, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो इस पोटेंशियल से सिर्फ आप 3 मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर पाए, 2, 8 एंड 20। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलेस्ट मॉडल उठाया जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। पहले उन्होंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उठाया, तो वहाँ से ये पोटेंशियल लेने से उनके पास जो एनर्जी निकल के आई वो निकल के आई 2n + L - 2 + 3/2 h बार ओमेगा, और इस टर्म को उन्होंने कैपिटल N कह दिया। यहाँ पे ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है जैसा एटॉमिक में है, यहाँ पे ये n डिफरेंट वैल्यू है। जैसे कि वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे कि अगर आपकी पर्टिकुलर n है तो L की जो वैल्यू है 0 to n - 1 रन करती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे L0 के लिए भी n की वैल्यू सारी पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4,
4 5 6 7 L1 के लिए भी सभी वैल्यू पॉसिबल, L2 के लिए भी सभी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एनर्जी लेवल हमारे बनते हैं। जैसे कि n0 रखा हमने, तो एनर्जी 3/2 h बार ओमेगा हो जाएगी। और अगर आप n को 0 करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास, अगर इसमें पुट करके देखें तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, l की वैल्यू 0, तो स्टेट क्या बन जाएगी आपकी 1s बन जाएगी। n1 रखें, एनर्जी 5/2 h बार ओमेगा, तो पॉसिबल जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n1 हो सकता है, l1 हो सकता है, स्टेट 1p हो सकती है। n2 रखा है, एनर्जी 7/2 h बार ओमेगा, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू हो सकती है n2 हो सकता है, l0 हो सकता है, या n1 l2 l जो है 2 हो सकता है। तो स्टेट जो आपकी बन सकती है वो 2s या 1d बन सकती है। सिमिलर मैनर में आपने रखा है n3 इज इक्वल टू 9/2 h बार ओमेगा, n जो है 2 हो सकता है, l1 हो सकता है, या n1 l3 हो सकता है, 2p 1f स्टेट बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिए। पहले 1 के आप ड्रॉ कर लेते हैं, 1s 1p 1d 1f g h i, इस तरीके से। फिर जहाँ से d है, 1 का d है, वहाँ से 2 शुरू हो जाता है, 2s 2p 2d 2f 2g, जहाँ पे 2 का d है वहाँ से 3 शुरू हो जाएगा, 3s 3p 3d, जहाँ पे 3 का d है वहाँ से 4s। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल फिल होंगे किसी पर्टिकुलर एनर्जी शेल में, तो वो आपके हो जाएंगे 2 × 2l + 1। और ये अगर आप लगाएं तो 1s में 2 फिल हो सकते हैं, 1p में 6, 1d में 10, 2s में 2, अगेन 1f में 14, 2p में 6, 1g में 18, 2d में 10, 3s में 2, 1h में 22, 2f में 14, 3p में 6, 1i में 26, 18, 10 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मैजिक नंबर निकालें तो यहाँ से निकल गए 2, इन दोनों को ऐड किया तो 8, इन सभी को ऐड किया तो 20, इन सभी को ऐड किया तो 40, इनको ऐड किया तो 70, इनको ऐड किया तो 112 एंड 168। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पोटेंशियल है वो भी सिर्फ 3 ही मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर पाया। फिर इसको तो उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसका ऑर्बिटल मोशन है, और वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, इस तरीके से स्पिन करता है, उसको स्पिन मोशन भी है, और उसकी वजह से वहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है। सिमिलर मैनर में न्यूक्लियन में भी ऐसा होगा कि वो अपनी ऑर्बिटल मोशन भी रखेंगे और स्पिन मोशन भी रखेंगे, उस वजह से वहाँ पे एक इंटरेक्शन एनर्जी टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाती है। जो पोटेंशियल जो होगा आप हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसमें कुछ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म आपकी इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू आप एनर्जी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो प्रीवियस जो भी वैल्यू आई है प्लस माइनस एवरेज ऑफ L डॉट S के इक्वल होगी। आपको पता है जैसे हम एटॉमिक में पढ़ते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम L + S का वेक्टर सम होता है, दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो ये टर्म आ जाएगी L डॉट S किसके इक्वल आ जाएगा, J² - L² - S² और 2। एवरेज ऑफ L डॉट S क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ J² - एवरेज ऑफ L² - एवरेज ऑफ S² 2। और एवरेज क्या होती है इनकी, J × J + 1 H² - L × L + 1। इस तरीके से ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब इस एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं फॉर L = 0। अभी ये जो मॉडल है वो सिंगल पार्टिकल मॉडल ही है, ये मैं पहले बताना भूल गई कि जो आपका शेल मॉडल है वो सिंगल पार्टिकल मॉडल है, यानी एक ही पार्टिकल वहाँ पे लिया गया है। उनकी जो स्पिन होती है हाफ ही होती है, इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रोटॉन की स्पिन हाफ ही होती है। तो यहाँ पे देखिए L 0 है, S हाफ हो गया, J की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। तो L डॉट S अगर यहाँ रखे, ये टर्म तो 0 होगी, ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, तो L डॉट S की टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर L 0 नहीं है, S हाफ है, तो J की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, L प्लस या फिर माइनस हाफ हो सकती है। तो अगर J L प्लस हाफ है तो एवरेज वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी L/2 H²। L माइनस हाफ के लिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी -L + 1/2 H²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने एनर्जी यहाँ पे निकाली है, एनर्जी में प्लस या माइनस टर्म हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव वाली टर्म यहाँ पे होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि L - हाफ वाली जो स्प्लिटिंग टर्म होगी वो ऊपर लाई करेगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू L + हाफ, है ना, ये नीचे लाई करेगी। एटॉमिक में उल्टा होता है, L + हाफ वाली टर्म ऊपर लाई करती है और L - हाफ वाली टर्म नीचे लाई करती है। बट यहाँ अलग हो रहा है, जब आप न्यूक्लियन के केस में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, इसलिए N - हाफ वाली टर्म क्या करेगी, ऊपर लाई करेगी, और L + हाफ वाली टर्म क्या करेगी, नीचे लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि आपने अभी देखा कि J अगर L + हाफ है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये टर्म क्या आती है, पॉजिटिव आ रही है, और ऑलरेडी नेगेटिव टर्म थी वहाँ पे, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
अगर जी L माइनस हाफ है तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल अब यहाँ पे पर्टिकुलर शेल में आप फिल कर सकते हैं वो 2J+1 फिल कर सकते हैं। एनर्जी गैप अगर देखें तो EL+हाफ माइनस EL माइनस हाफ किसके इक्वल होगा, जैसे हमने पहले निकाला है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा L+हाफ H², तो वो L के प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे L इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी गैप जो है लेवल्स के बीच में इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एनर्जी L की वैल्यू के लिए आपके एनर्जी लेवल्स लिखे हैं। S0 है तो L0। अब यहाँ पे हमने एक टर्म निकाली थी कि अगर L0 है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी इसकी वजह से, क्योंकि ये टर्म क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, यानी S वाली जितनी भी टर्म्स होंगे, L0 का क्या मतलब है S वाली टर्म्स, तो S वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, सिंगल टर्म आएगी यानी S हाफ आएगी। P वाली जो टर्म होगी वो डबली आपकी जो है स्प्लिट हो जाएगी, वो P3/2 और P1/2 इस तरीके से आ जाएगा। D की D5/2 D3/2, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपके एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट हो जाएंगे। अब एनर्जी लेवल डायग्राम अगर देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपका इस तरीके से है, मैं इसको रोटेट कर देती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो आप यहाँ देखिए 1S में आप कितने फिल कर सकते हैं, 2J+1, ठीक है, 2 फिल कर सकते हैं। फिर आपका 1P3/2 आएगा, 1P1/2 आएगा। तो इसमें फिलिंग जो होगी, ये जो नंबर है से एक ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 2, 3 है तो 4, 1 है तो 2, 5 है तो 6, 1 है 2, 3 है 4, 7 है 8, 3 है 4, है ना, 5 है 6, 2 है 1 है 2, इस तरीके से 9 है तो 10, 7 है तो 8, ठीक है, इस तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कंप्लीट सेल निकाले तो यहाँ तक फिलिंग 2 होगी, एक मैजिक नंबर निकल गया। यहाँ तक टोटल कितने हो जाएंगे 8, दूसरा मैजिक नंबर। यहाँ तक देखें तो 20, यहाँ तक देखें 28 और यहाँ तक आपका 50 एंड 82। इस तरीके से आप सारे मैजिक नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है, आपने देखा होगा कि पहले 1S से शुरू हो रहा है, ये 1 1 वाले फील्ड हो रहे हैं, तो आप इसको इस सीरीज़ में याद कर सकते हैं। पहले शुरू में 4 बार 1, फिर 2 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2, 2 3 1 1 2 3 2 3 1, ठीक है। आपको जैसे भी सीरीज़ बनानी है, मैंने इस तरीके से याद किया था, मुझे इस तरीके से याद है, तो आप यहाँ पे हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी लिख सकते हैं। यहीं तक याद करेंगे तो सफिशिएंट है। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 1S हाफ, ऐसा आ चुका है 1 का, तो 1 के साथ क्या आएगा P आएगा। और आपको पता है जो J बड़ा होता है वो पहले फिल होता है, यानी कि 3/2 आएगा, फिर 1P 1/2 आएगा, P आ गया तो 1D आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद 2 की टर्म आ गई, 2 की कोई भी टर्म पहले नहीं आई तो 2S हाफ पहले आएगा। अब यहाँ पे अगेन 1 की टर्म आ गई, 1 का कहाँ तक गया है 5/2, तो 1D 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 1D 3/2 के बाद D के बाद क्या आएगा F आएगा, F क्या आपका कितना आ जाएगा 1F 7/2। उसके बाद 2 की टर्म आ गई, 2S आ चुका है तो 2P आएगा, 2P 3/2। उसके बाद 1F 5/2, 2P 1/2। उसके बाद आपका आ जाएगा 1F के बाद क्या आता है 1G 9/2। उसके बाद अगेन 1 आ गया 1G 7/2। उसके बाद आपका अगेन 2 आ गया, 2P तक हम फिल कर चुके, दोनों लेवल आ गए, 3/2 भी आ गया 1/2, तो 2D आ जाएगा। और D के साथ जो टर्म आती हैं आपकी 5/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 आ गया तो 2D 3/2, ठीक है। अगेन 3 आ गया, 3 पहले कभी नहीं आया तो 3S 1/2, ठीक है। फिर 1 आ गया, 1 का कहाँ तक फिल हुआ है अपना, 1 का फिल हुआ है 1G 7/2 तक, तो अब क्या आ जाएगा आपका 1H 11/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाली सीक्वेंस याद करनी है, पहले एक बार 4 1 1 1 1 4 बार, फिर 2 1 1 2, फिर अकेला 1, फिर 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 एंड 2 3 1, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस याद करोगे तो आपको एनर्जी के जो लेवल है कैसे फिल्ड करने हैं वो आपको याद हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो इसकी और प्रैक्टिस वहाँ पे आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से सेल मॉडल क्या क्या प्रेडिक्शन करता है वो देखिए। पहले बताता है वो स्पिन पैरिटी के बारे में कि अगर इवन न्यूक्लियाई नहीं है, प्रोटॉन भी इवन है, न्यूक्लियन भी इवन है, तो जो स्पिन पैरिटी जिसको आप JP से डिनोट करते हैं, पैरिटी जो आपकी आ जाएगी P से,
वो ज़ीरो पॉजिटिव होती है, हमेशा ही ज़ीरो रहेगी, ठीक है। ओड इवन या इवन ओड, यानी या तो प्रोटोन ओड है या तो न्यूट्रॉन ओड है, तो उसके लिए जो स्पिन पैरिटी है वो सिर्फ लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन की वजह से होगी, चाहे वो प्रोटोन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। अगर प्रोटोन ओड है तो पैरिटी क्या हो जाएगी, -1/LP, जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू आएगी और जो भी जे की वैल्यू आएगी वो जे आ जाएगा आपका। एनोड है या न्यूट्रॉन ओड है तो पैरिटी -1/Ln हो जाएगा। अगर दोनों ओड ओड न्यूक्लियाई है तो फिर आपका जो जे वेक्टर होगा वो जेपी और जे एन का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, और वहाँ पे पैरिटी आप डिसाइड करेंगे -1/LP और Ln, यानी यहाँ पे दोनों फील्ड होंगे, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ठीक है। और अगर ये टर्म जेपी जे एन एलपी एल को ऐड करें, अगर ये इवन नंबर आता है तो जे की वैल्यू आएगी जेपी माइनस जे एन, और अगर ओड नंबर आता है तो जे की वैल्यू आएगी जेपी प्लस जे एन, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन के लिए निकालनी है तो प्रोटॉन के लिए J+2.29 होती है, अगर जे की वैल्यू क्या हो L+12, ठीक है। ये वैल्यू होती है μ=J-2.29 J/J+1, अगर जे की वैल्यू हो L-12। न्यूट्रॉन के लिए μ=-1.91, अगर जे की वैल्यू हो L+12, μ=1.91 J/J+1, अगर जे की वैल्यू हो L-12। इलेक्ट्रिक ऑर्डर मोमेंट का फॉर्मूला इस तरीके से आएगा -2J -1/2J+2, और एवरेज ऑफ आर स्क्वायर जो होती है 3/5 RC होती है। RC क्रिटिकल रेडियस है जो कि R0 A⁻⁴ की इक्वल होती है, विच इज़ 1.2 A⁻⁴ तो इसमें वैल्यू ये पुट करेंगे आर स्क्वायर की, तो आपके पास क्यू की वैल्यू -3/5 2J -1/2J+1 RC स्क्वायर आ जाएगी, और ये वैल्यू 10⁻30 मीटर स्क्वायर की टर्म में आती है। इवन न्यूक्लियाई के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रल मूवमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।